हेलो दोस्तों, भाई इस क्लास में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज हम अधिगम के सिद्धांत की। तो देखिए, अधिगम के जो सिद्धांत हैं, अधिगम के सिद्धांत, मैंने आपको अधिगम के बारे में बता दिया था और अधिगम की विशेषताएं बता दी थी और अधिगम के आपके प्रकार ही बता दिए थे। तो आज बात करते हैं हम अधिगम के सिद्धांत की। और अधिगम के सिद्धांत में देखिए एक बात आती है, एक मनोवैज्ञानिक हुए हिलगार्ड। हिलगार्ड ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो इस पुस्तक में, थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक में, इन्होंने सीखने से संबंधित 10 सिद्धांतों के बारे में बताया था। कितने सिद्धांतों के बारे में? 10 सिद्धांतों के बारे में बताया है। ये जो 10 सिद्धांत हैं, ये इन सिद्धांतों को अभी तक मनोवैज्ञानिक यह निश्चित नहीं कर पाए कि ये जो सिद्धांत हैं ये एक अधिगम से संबंधित उचित हैं या फिर अनुचित हैं, इसका उपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिसका नाम है फ्रेडसन। फ्रेडसन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत ना तो ठीक होते हैं और ना ही गलत होते हैं। ये जो सिद्धांत हैं ये कुछ विशेष कार्यों के लिए कम या अधिक किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम अधिगम के सिद्धांतों से संबंधित। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है थॉर्नडाइक। क्या नाम था? थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या नाम दिया था इन्होंने? एजुकेशनल साइकोलॉजी। थॉर्नडाइक ने एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक लिखी। इसको हम हिंदी में कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक को 1913 में प्रकाशित किया था। यानी कि 1913 में ये जो पुस्तक थी यह 1913 में छपकर हमारे सामने आई। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? एजुकेशनल साइकोलॉजी का थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक 1913 में प्रकाशित की जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी में इन्होंने अपना जो सिद्धांत था, बहुत ही प्रचलित और बहुत ही फेमस सिद्धांत है। इन्होंने इस पुस्तक में अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको हम संयोजनवाद का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? संयोजनवाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इसी सिद्धांत को एक नाम और दिया गया था जो है आपका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसी सिद्धांत को इन्होंने एक नाम और दिया था, उसके बारे में हम आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं कि इन्होंने सिद्धांत दिया था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संयोजनवाद सिद्धांत। अब देखिए, इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था उद्दीपक। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या किया? एक भूखी बिल्ली का प्रयोग किया था, यानी कि भूखी बिल्ली। अब देखिए, जो थॉर्नडाइक हैं या फिर कोई मनोवैज्ञानिक हुआ है या फिर आपके कोई भी आपके डॉक्टर्स वगैरह हुए जिन्होंने मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने आविष्कार किए हैं, जैसे आपके चिकित्सा संबंधित कुछ भी आविष्कार है, कोई अगर वैक्सीन बनानी होती है तो उसका प्रयोग किसी न किसी पशु पर किया जाता है। तो देखिए, थॉर्नडाइक ने बहुत सारे पशु पक्षियों पर अपने सिद्धांतों को का प्रयोग किया है। तो इन्होंने इस सिद्धांत में एक बिल्ली ली थी जो कि कैसी रखी? इन्होंने भूखी रखी थी। यानी कि इस सिद्धांत में इन्होंने भूखी बिल्ली का प्रयोग किया और इसके लिए जो उद्दीपक बनाया गया था आपका मांस का टुकड़ा या मछली का प्रयोग किया था। यानी कि इन्होंने इसमें क्या किया था? एक मछली का प्रयोग किया था। यानी कि इन्होंने जब प्रयोग किया था तो इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया
कि भूखी बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर कैद कर दिया। किसमें? पिंजरे के अंदर कैद कर दिया। और पिंजरे के अंदर जब कैद कर दिया तो इन्होंने क्या किया, इस भूखी बिल्ली के सामने इस मछली को रख दिया पिंजरे से दूर। ठीक है, कुछ दूरी पर इन्होंने जब इसको रख दिया, इस मछली का प्रयोग किया, तो इन्होंने जब मछली को रख दिया तो क्या थी, ये बिल्ली ये भूखी थी। यानी इन्होंने थॉर्नडाइक ने क्या किया, इस बिल्ली को जब पिंजरे में बंद किया तो इसको भौंक के दिनों तक भूखा रखा। और भूखा रखा हुआ तो कहते हैं कि जब भूखी इंसान होता है तो उसको अगर सूखी रोटी भी कहीं से मिल जाती तो वह क्या करता है, उसको खाने की जल्दी सोचता है। यानी बासी रोटी भी अगर मिल जाएगी तो वो खाने की जल्दी सोचता है। तो देखिए, जब यह बिल्ली भूखी बिल्ली थी इस पिंजरे में, इसके सामने जब इस मछली के मरी हुई मछली को लाया गया तो इसने अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं की, उछल कूद की, उस पिंजरे से निकलने का प्रयास किया। तो एक ऐसी स्थिति बनी इसकी कि इस बिल्ली ने क्या किया, इस बिल्ली ने इस पिंजरे पर एक जो लीवर रखा हुआ था, एक बटन जो रखा हुआ था, उसको दबा दिया। उसका वो उस बिल्ली के पैरों से दब गया। तो क्या हुआ, पिंजरे का जो गेट था वह खुल गया। और वह खुल गया तो बिल्ली ने क्या किया, इस मछली को खाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि इस पिंजरे से निकलकर इस मछली ने क्या किया, इस मछली को क्या किया, खा लिया। तो देखिए, अधिगम में क्या होता है कि थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग में हमको समझाया था, इस सिद्धांत में हमको समझाया था कि जो अधिगम है वह क्या करते हैं, अभ्यास के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अधिगम की सीखने के तरीके बताए थे, अधिगम कैसे किया जाता है। मैंने बताया था आपको, अभ्यास के द्वारा अधिगम हो सकता है, प्रशिक्षण के द्वारा अधिगम हो सकता है, या फिर किसी के अनुभव के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। तो और थॉर्नडाइक ने क्या किया कि बिल्ली ने कई बार अभ्यास किया, पिंजरे में से निकलने की कोशिश की, प्रयास किया। तो एक समय ऐसा आया कि वह बिल्ली क्या हुई, बिल्ली के द्वारा इसमें जो लीवर लगा हुआ था या फिर बटन लगा हुआ था वो दबा, तो पिंजरा क्या हो गया, खुल गया। और जब ये पिंजरा खुल गया तो इस बिल्ली ने क्या किया, इस मछली को खा लिया। ठीक है, तो बिल्ली के द्वारा जो क्रियाएं की गई, बिल्ली के द्वारा इस उद्दीपक को देखकर, किसको, इस मछली को देखकर जो क्रियाएं की गई, अनुक्रियाएं की गई, और इन दोनों में क्या हो गया, संबंध जब स्थापित हो गया, तो इस प्रयोग को थॉर्नडाइक ने एक नाम दिया जिसका नाम है संबंधवाद का सिद्धांत। क्या कह दिया, संबंधवाद या संयोजनवाद। बिल्ली के द्वारा, यानी कि उद्दीपक को देखकर बिल्ली के द्वारा जो अनुक्रियाएं की गई, इस मछली को देखकर बिल्ली के द्वारा जो अनुक्रिया की गई या प्रतिक्रिया की गई या कोशिशें की गई, इन दोनों में जब संबंध स्थापित हो गया, तो इस संबंध को स्थापित हो गया, तो थॉर्नडाइक ने इस संबंध को क्या कह दिया, संबंधवाद या संयोजनवाद का सिद्धांत नाम दिया। ठीक है, तो इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को दूसरा नाम क्या दे दिया, इसका संबंधवाद या संयोजनवाद का सिद्धांत। इसके देखिए लगभग 10 से 15 के समथिंग इस सिद्धांत के उपनाम हैं। तो देखिए, मैं आपको कुछ ही नाम बताऊंगा जो इस प्रयोग से संबंधित थे, तो इस प्रयोग के द्वारा ही ये नाम निकल के आए। पहला नाम क्या आया आपका, संबंधवाद या संयोजनवाद का सिद्धांत। तो देखिए, नेक्स्ट जो बात करते हैं कि जो बिल्ली थी, बिल्ली के द्वारा किया गया कोई भी व्यवहार, यानी जो इसने प्रतिक्रियाएं की या अनुक्रियाएं की या किसी भी प्रकार का इसने प्रयोजन किया, कोई किसी प्रकार की कोशिश की, वो जो कोशिशें थी, वो जो अनुक्रियाएं थी इसकी, वो कैसी थी, तर्कपूर्ण चिंतन पर आधारित नहीं थी। यानी कि तर्कपूर्ण चिंतन इसका नहीं था। तो जब तर्कपूर्ण चिंतन इसका नहीं था तो इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने एक नाम और दे दिया, वो था प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। कौन सा, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। आपके सभी नाम ऐसे निकल के आएंगे, इसी प्रयोग से निकल के आएंगे, आपको कभी घबराना नहीं है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी बालक के द्वारा कोई भी व्यवहार किया गया और वह व्यवहार तर्कपूर्ण चिंतन पर आधारित नहीं था,
तो इसको क्या कहेंगे, या फिर इस सिद्धांत को हम किस नाम से पुकारेंगे? तो किस नाम से पुकारेंगे? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के नाम से पुकारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि बिल्ली ने कई बार प्रयास किया, कोशिशें की। अरे कोशिशें की तो इसने क्या किया, तो जो लीवर उसके बाद पहली अनुक्रिया में या पहली जो प्रतिक्रिया की थी इसने, उसमें वह क्या हो गया, लीवर दब गया। अब जैसे ही थॉर्नडाइक जी इसके सामने मछली लाते, वह क्या करती, लीवर को दबाती, यानी इसने क्या करना सीख लिया, सही अनुक्रिया का चयन करना सीख लिया। जब सही अनुक्रिया का चयन करना सीख जाते हैं तो उत्तेजना से सही क्या हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है। हमको भूख लग रही है और हमको हमारे सामने आपको भोजन दिख रहा है और उससे पहले हमारे लिए कोई कठिनाई आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उस कठिनाई को पार करने के लिए कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं तो हमारी एक कोशिश ऐसी होती है कि उसमें हम कामयाब हो जाते हैं। और जब कामयाब हो जाते हैं तो उस क्या करते हैं, उस उद्दीपक को हम प्राप्त कर लेते हैं या उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा नाम पहले क्या आया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब नेक्स्ट मैं बताऊं आपको, हम बताते हैं कि जो बिल्ली ने जो कार्य किया, यानी कि बिल्ली ने जो अनुक्रियाएं की, तो अनुक्रियाएं की, अभ्यास किया, तो अभ्यास के द्वारा इसको क्या हो गया, अधिगम हो गया कि यह सीख गई थी, इसने यह अपनी अनुक्रियाओं से इतना सीख गई थी कि हमको लीवर दबाना है, और लीवर दबेगी तो हमको क्या मिलेगा, खाने के लिए भोजन मिलेगा। ठीक है, तो ये जब अभ्यास करना सीख गई, यानी कि इसने सही प्रतिक्रिया का चयन कर लिया, और जब प्रतिक्रिया का चयन कर लिया तो उसका उत्तेजना से सही संबंध स्थापित हो गया। तो इस सिद्धांत को इस थॉर्नडाइक ने नाम दे दिया चयन एवं संबंध का सिद्धांत। कौन सा? चयन एवं संबंधन का सिद्धांत। चयन एवं संबंधन का सिद्धांत, यह नाम इस थॉर्नडाइक के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया। तो तीसरा नाम हमारे सामने आता है चयन एवं संबंध का सिद्धांत। अब देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत नाम कैसे पड़ा, कि इसने क्या किया, एक उद्दीपक रखा, यानी उसके लिए एक उद्देश्य रखा कि इसको मछली खानी है। ठीक है, तो ये उद्दीपक हो गया। तो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए इस बिल्ली ने क्या किया, अनुक्रियाएं की, और जब अनुक्रियाएं की, कई प्रकार की अनुक्रियाएं की, तो इस सिद्धांत का नाम क्या दे दिया इसने, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो इस सिद्धांत से संबंधित हमको 4 सिद्धांत, इसके उपनाम हमको पता चला है। तो ठीक है, तो ये जो सिद्धांत हैं इसके उपनाम भी हैं, यानी ये जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का जो उपनाम है ये आपके सामने है, या फिर कोई भी आपसे ये पूछ ले, या प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के बारे में पूछ ले और इसका उपनाम भी पूछ ले, तो क्या है आपका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब देखिए कि थॉर्नडाइक ने यह जब यह अपना सिद्धांत दे दिया, तो इसने इसके लिए बहुत, जब इसके बारे में अध्ययन बार बार किया, तो इसने इसके 3 प्रमुख नियम निकाले। 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं इसके, तो 3 प्रमुख नियमों की बात कर लेते हैं। पहला आता है आपका तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। दूसरा जो आता है वो आता है आपका अभ्यास का नियम। कौन सा? अभ्यास का नियम। अब अभ्यास का नियम आता है, तो पहले हम बात करते हैं तत्परता का नियम। अब तत्परता का नियम से संबंध क्या होता है, यानी तत्परता का जो नियम दिया है, क्यों दिया, कैसे दिया। तो देखिए, तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, और इसमें इस नियम का अर्थ क्या है, यानी ये इसका जो मूल भाव क्या था, कि देखिए कि बच्चे के द्वारा किसी चीज की इच्छा की जाती है। अब अगर इच्छा होगी तो वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेगा, और जब इच्छा नहीं होगी तो वह क्या करेगा, अपने अनुसार कार्य नहीं करेगा, मना कर देगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, कि आप क्या करो, किसी भी घोड़े को तालाब पर पानी पिलाने के लिए ले जाएं। कहाँ ले जाएं? तालाब पर पानी पिलाने के लिए ले जाएं, और उस घोड़े को अगर प्यास नहीं लग रही है तो वह क्या करेगा, इस तालाब पर पानी पिए बिना ही क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। हम देखते हैं ग्रामीण परिवेश में कि क्या होते हैं कि उसके जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, गाय भैंसे होती हैं, तो जो उसका रखवाला होता है, उनके घर का
घर में, जिनके घर में वो रहती हैं, तो वो पानी पिलाने के लिए क्या ले जाती हैं, कहाँ ले जाते हैं, उनको प्याऊ पर ले जाते हैं। तो उन जानवरों में से, उन भैंसों या गायों में से एक ना एक ऐसा होता है कि वो पानी को छू करके ही तुरंत ही आ जाता है, या फिर बिना पानी पिए ही आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसकी जो क्या होती है, जो इच्छा होती है, इच्छा नहीं होती है, अंत्यक्रिया नहीं कर पाता है। तो वह इस तत्परता के नियम क्या कह सकते हैं कि जो घोड़ा है, अगर आप किसी घोड़े को आप पानी पिलाने के लिए ले जाएं, अगर उस घोड़े की इच्छा नहीं होगी तो वो घोड़ा क्या होगा, वापस ही आ जाएगा, यानी बिना पानी पिए ही आ जाएगा। आप कितनी बार भी कोशिश कर लें, वो घोड़ा पानी नहीं पिएगा। क्यों नहीं? कब तक नहीं पिएगा? जब तक उसको पीने की इच्छा नहीं होगी। अगर आपने भरपेट भोजन कर रखा है और आपके सामने रख दिए जाए रसगुल्ले, या फिर आपके सामने बर्फी रख दी जाए, तो क्या होगा? अगर आपका पेट पूरा भरा हुआ है तो आपकी इच्छा उस रसगुल्ले या फिर आपको कैसा भी मिष्ठान दे दिया जाए खाने के लिए, आप उसको नहीं खाएंगे। क्यों नहीं? कब तक नहीं खाएंगे? जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, यानी तत्परता आपकी नहीं होगी, अंदर से आपकी आत्मा नहीं कहेंगे, आप अंदर से आपका पेट नहीं कहेगा कि भाई हाँ हम इस चीज को खा लेते हैं। तो तत्परता का नियम क्या कहता है कि आप जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, किसी कार्य के प्रति आपकी इच्छा नहीं होगी, तो आप पर कितना भी फोर्स या कितना भी दबाव डाला जाए तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं आप अभ्यास का नियम। अभी अभ्यास का नियम इन्होंने क्यों दिया था? तो देखिए कि अभ्यास का नियम, अभ्यास मतलब कोशिश करना, बार बार अनुक्रियाएं करना, और अनुक्रियाएं करेंगे हम, बार बार कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो देखिए कि एक आप लोकोक्ति चलती है कि करत करत अभ्यास थे जड़ मत हो सुजान, यानी कि अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, वो हमारा एक बार में नहीं हो रहा है, तो हम उसको प्रयास करते हैं, दोबारा करने की कोशिश करते हैं, दोबारा करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं? हम उसका अभ्यास करते हैं, और जब अभ्यास कर लेते हैं तो क्या होता है कि वे जो कार्य होता है हमारा सिद्ध होता है। एक विद्वान हुए थे जिन्होंने एक वाक्य कहा था कि आप किसी भी टॉपिक को प्रतिदिन, या किसी भी टॉपिक को एक दिन में आप 2 घंटे या 4 घंटे पढ़ते हैं, तो आप उतना नहीं सीखेंगे जितना आप उसी टॉपिक को 3-4 दिन लगातार कम से कम 15 मिनट अध्ययन करें। ठीक है? तो अगर हम रोजाना 15 मिनट अगर अध्ययन करेंगे उसका, तो हमारा जो ज्ञान होगा वो स्थायी हो जाएगा, वो टॉपिक हमारा क्लियर होता चला जाएगा। तो ऐसा ही सिद्धांत इसमें नियम में आता है कि हम क्या करते हैं कि किसी सब्जेक्ट को लेकर हम बैठ जाते हैं, 4-5 घंटे उसमें निकाल लेते हैं, तो वो क्या होती है, उसका 10% ही हमारे समझ में आता है। अगर उसी सब्जेक्ट को या उसी टॉपिक को हम 2-3 दिन में अगर रिवाइज करें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, तो क्या होता है, हमारा स्थायी हो जाता है, यानी कि 100 में से कम 90% हमारे समझ में आ जाता है। अब देखिए थॉर्नडाइक ने इस अभ्यास के नियम के 2 टुकड़े किए। पहला दिया था उपयोग का नियम, उपयोग का नियम। अब उपयोग का नियम जो दिया था, इन्होंने कहा था कि जो हमारे लिए जो उपयोगी कार्य हैं या उपयोग में आने वाले जो कार्य हैं, तो उन कार्य को हम क्या करते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। यानी उपयोगी जो वस्तु होती है, उपयोगी जो चीज़ें होती हैं, हम क्या करते हैं, उसको जल्दी सीख जाते हैं। दूसरा दिया था अनुपयोगी कार्य, अनुपयोगिता का नियम या अनुपयोग का नियम। अब अनुपयोग का जब नियम दिया था, तो अनुपयोग का नियम में थॉर्नडाइक ने कहा था जो हमारे लिए उपयोगी जो कार्य नहीं है, जो कार्य हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उनको हम जल्दी ही भूल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने जो तीसरा नियम दिया था वो था आपका प्रभाव या परिणाम, या फिर इसको कहते हैं संतोष का नियम। कोई सा भी नाम आ जाए, घबराना नहीं है, एक ही बात है इनकी, प्रभाव, परिणाम या संतोष का नियम। अब देखिए इसमें थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो कार्य हमको संतोष प्रदान करते हैं, जिससे हमारी आत्म संतुष्टि हो जाती है, जो कार्य हमको प्रसन्नता देने वाले होते हैं या सही परिणाम देने वाले होते हैं, या जिनका उचित प्रभाव हम पर होता है, उन कार्यों को सीखने की गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। जैसे मैथमेटिक्स को ले लें, हम पर अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है, उसको हम अभ्यास करते हैं तो वो हम पर उसको सवाल हल हो जाता है, उसको हम दोबारा अभ्यास करते हैं तो वो सरल हो जाता है। जब कोई कठिन कार्य हमारा संपन्न हो जाता है तो हमको क्या होती है, संतुष्टि प्रदान होती है, संतुष्टि मिलती है, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। ठीक है, तो यही परिणाम, ये जो नियम है ये क्या कहता है
कि वे कार्य जो कार्य हमको संतोष प्रदान करते हैं या जिनका हम पर उचित प्रभाव होता है, वह कार्य, तो उनको सीखने की जो गति है, उन कार्यों को करने की जो गति है, वो क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। अब देखिए, एक बात और कही थी कि यह जो नियम है, यह नियम सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार व दंड पर को महत्व देता है। अब देखिए, दंड या पुरस्कार पर महत्व कैसे देगा? अगर किसी कार्य को हम संपूर्ण कर लेते हैं, जल्दी ही कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमको पुनर्बलन मिलता है या फिर हमको कुछ पुरस्कार मिलता है, ठीक है। अगर पुरस्कार नहीं मिलता, अगर कहीं गड़बड़ी हो जाती हो, तो हम क्या करते हैं, डांट फटकार मिलती है हमको। अगर घर में किसी ने, हमारे घर के पिताजी ने या घर के बड़े ने कोई कार्य हमको दे दिया और उस कार्य में हम पर थोड़ी बहुत गलती हो गई, तो हमको क्या मिलती है, डांट मिलती है, यानी कि वो क्या कह सकते हैं, उसको हम दंड मिलता है। अब दंड मिलता है तो वो क्या करता है, हमारे जो कार्य करने का जो तरीका होता है उसमें चेंज करता है, और चेंज जब करता है तो अधिगम क्या होता है, हमारा अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, तीव्र हो जाती है, यानी कि हमारा माइंड और ब्रॉड हो जाता है, यानी कि हम उस कार्य के प्रति और तीव्र और नए नए तरीकों से उस कार्य को हम जल्दी ही समाप्त करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये हुए आपके थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम। अब प्रमुख नियम है, इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन अगली क्लास में और करेंगे, थोड़ा बहुत और बचा है, इसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट फिर